फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हम मौजूद है चित्तौड़गढ़, जो कि एशिया का सबसे बड़ा किला है और ये लगभग 13 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और अभी हम जिस जगह पर मौजूद है ये है गोमुख कुंड। तो इसके पीछे आपको विजय स्तंभ दिख जाएगा और उसके बाजू में ही आपको जौहर स्थल दिख जाएगा, जहाँ पे रानियों ने जौहर किया था। और तो चलिए, आज की वीडियो में हम इसी जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं और आपको इसमें वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको कैसे आना है, क्या खर्च आएगा, कहाँ रुकना है और क्या क्या घूमना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस ऐतिहासिक सफर में हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के गौरव और भारत के सबसे बड़े किले में से एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सो गाइस, सुबह हो चुकी है और अभी हम मौजूद है चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में। और यहाँ पे हमने डॉर्मेट्री ली थी जो कि 300 रुपये की थी। और अभी हम भी नहा धोकर फ्रेश हो चुके हैं और यहाँ से अब निकलने वाले हैं किले के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, गाड़ी रेंट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमने कल रात को बात की थी बाइक के रेंट के लिए और रूम के लिए भी। तो रूम का 600 बोले थे, मेरा अकेले था इसके लिए। बाकी बाइक का ये बोले 400 रुपये। तो चलते हैं, लेते हैं, रेंट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं चित्तौड़गढ़ और ये है यहाँ का पहला गेट, आर्डन पोल। और यहाँ से अब चलते हैं ऊपर। तो गाइस, हमने आर्डन पोल गेट से एंट्री कर लिए और अब यहाँ से हमको जाना है ऊपर। आपको भी किले में जाने के लिए सबसे पहले यहीं पे आना होता है और बाकी आप व्यू देख सकते हैं रास्ते का। किले के अंदर जाने के लिए आपको 7 दरवाजे पार करने पड़ते हैं। चित्तौड़गढ़ किले के ये 7 दरवाजे सिर्फ किले के अंदर जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि मेवाड़ के शूरवीरों के खून, शौर्य और बलिदान के सबसे बड़े महागवाह है। तो गाइस, ये है लास्ट पोल, राम जी पोल। और यहाँ पे आपको राम और सीता का मंदिर देखने को मिल जाएगा। और अब हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से अब चलते हैं आगे। सबसे पहले चलेंगे चित्तौड़गढ़ व्यू पॉइंट पे। चलिए चलते हैं, यहाँ से आके आपको राइट लेना होगा। हम पहुँच चुके हैं टिकट काउंटर के पास। यहाँ से आपको टिकट मिल जाता है जैसे ही आप ऊपर आते हैं। चलते हैं, टिकट लेते हैं, प्राइसिंग देखते हैं क्या टिकट प्राइसिंग है, आपको भी बताते हैं। तो वैसे हमने टिकट ले लिया है तो 40 रुपये का पड़ा टिकट। यहाँ पे आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं आकर के, लाइन में नहीं लगना हो तो। चलिए अब चलते हैं किला घूमने। तो गाइस, ये है हमारा फर्स्ट प्लेस, चित्तौड़गढ़ व्यू पॉइंट। तो चलते हैं इसके अंदर और यहाँ से आपको पूरे शहर का व्यू दिखाई देता है। चित्तौड़गढ़ व्यू पॉइंट हमने देख लिया और अब यहाँ से चलेंगे कुंभा पैलेस की तरफ। तो चलिए चलते हैं। बस ये है कुंभा पैलेस। ये सारी जगह आप टिकट के काउंटर के पास ही मिल जाती हैं। एक जगह गाड़ी पार्क कीजिए और बाकी सब पैदल आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़ किले की सबसे पुरानी, सबसे विशाल और ऐतिहासिक इमारत के पास, राणा कुंभा पैलेस। भले ही आज यह महल खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इन ऊंची ऊंची दीवारों, खूबसूरत छतरियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने समय में यह महल कितना भव्य और आलीशान रहा होगा। कुंभा पैलेस वो जगह है जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और यहीं पे उनका बचपन बीता था।
और इस तरह से ये जगह की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी तो ये पूरा खंडर हो चुका है, लेकिन पहले जब ये रहा होगा तो आप सोच लीजिए कितना विशाल का है महल रहा होगा ये। गाइस यहाँ पे आपको लेजर शो लगता है होता है, कुर्सी लगी हुई है और इधर दीवार पे लाइटिंग शो होता होगा, लेकिन उसका टाइमिंग हमको नहीं पता है। इसे हमने कुंभा पैलेस घूम लिया और अब यहाँ से चलते हैं जैन टेम्पल है, जैन श्वेतांबर टेम्पल, और उसके बाद फिर जाएंगे फतेह प्रकाश पैलेस पे और मीरा मंदिर। तो चलिए चलते हैं। इसी हम आ गए जैन श्वेतांबर टेम्पल। ऐसी है जैन श्वेतांबर टेम्पल। सो गाइस फतेह प्रकाश पैलेस जो था वो बंद था और जैन श्वेतांबर टेम्पल जो है वो खुला हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे हैं, अंदर घूम रहे हैं। हमारे सामने है जैन श्वेतांबर आस्था का प्रमुख केंद्र सतबीज देवरी मंदिर। शायद आप सोच रहे होंगे कि इस मंदिर का नाम सतबीज देवरी क्यों है। राजस्थानी भाषा में सतबीज का मतलब होता है 27। दरअसल यह एक विशाल प्रांगण है जिसके अंदर 27 छोटे छोटे और बेहद खूबसूरत जैन मंदिरों का समूह है। 11वीं शताब्दी में बने इन मंदिरों के पत्थरों पर जो बारीक नक्काशी की गई है उसे देखकर आज के समय में भी हैरानी होती है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं मीरा टेम्पल। ये आप देख सकते हैं सामने है मीरा टेम्पल। सौर और वास्तुकला के अद्भुत नज़ारे देखने के बाद अब हम एक ऐसी जगह आ गए हैं जहां आकर मन एकदम शांत हो जाता है। दोस्तों हमारे सामने राजस्थान के सबसे पवित्र स्थलों में से एक मीराबाई का मंदिर। यह उत्तर भारतीय शैली में बना एक बेहद खूबसूरत मंदिर है। यही वो जगह है जहां कृष्ण दीवानी मीराबाई घंटों बैठकर अपने गिरधर गोपाल की पूजा करती थी। यह मंदिर गवाह है उस अटूट आस्था का जिसके आगे जहर का प्याला भी अमृत बन गया था। यहाँ की दीवारों को छूकर आज भी ऐसा लगता है जैसे मीराबाई के गाए हुए भजन यही कहीं हवाओं में तैर रहे हैं। तो गाइस मीरा टेम्पल वो जगह है जहाँ पे मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी और ये वही मंदिर है जहाँ वो पूजा पाठ किया करती थी। तो चलिए यहाँ पे भी हमने घूम लिया और अब जाने वाले हैं विजय स्तंभ और जौहर पैलेस, और उसके बाद एक बच्चा है हमारा गोमुख कुंड। ये 3 जगह पे हैं, एक ही जगह पे तीनों। तो चलते हैं अब वहाँ पे और वहाँ पे आपको दिखाते हैं। मीरा मंदिर घूमने के बाद अब बारी है चित्तौड़गढ़ की धड़कन और राजपूताना शौर्य के सबसे बड़े प्रतीक की। तो वैसे यहाँ का एंट्री टिकट चेक कराते हैं और चलते हैं। तो वैसे हमने एंट्री ली और हमारे सामने यह विजय स्तंभ तो देख सकते हैं। यह है विजय स्तंभ जिसको राणा कुंभा ने जब अपने दुश्मनों को विजय प्राप्त की थी तब बनवाया था। यह सिर्फ पत्थरों से बनी कोई इमारत नहीं है बल्कि यह मेवाड़ के वीरों के अदम्य साहस और जीत का प्रतीक है। इस 9 मंजिला और 122 फीट ऊंचे स्तंभ को महाराणा कुंभा ने 1448 में बनवाया था। जब महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की सेना को युद्ध में धूल चटाई थी तो उसी शानदार जीत के जश्न में इस विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। जरा सोचिए उस जमाने में बिना किसी आधुनिक मशीन और क्रेन के इतनी ऊंची और मजबूत इमारत बनाना वास्तुकला का कितना बड़ा चमत्कार रहा होगा। ऐसा करते हैं आगे विजय स्तंभ को देख लिया। ऊपर एंट्री बंद है, ऊपर आप नहीं जा सकते। और अब चलते हैं और भी जगहों को एक्सप्लोर करना है। दोस्तों विजय स्तंभ के शौर्य और नक्काशी को देखने के बाद अब हम चित्तौड़गढ़ के उस पवित्र मिट्टी के पास हैं जिसका इतिहास स्याही से नहीं बल्कि राजपूतानियों के बलिदान की राख से लिखा गया है। यह है चित्तौड़गढ़ का जौहर स्थल। किले की वीरांगनाओं ने अपने सतीत्व धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए धधकती आग की लपटों को अपने गले लगा लिया। इसे ही जौहर कहते हैं। इसी मिट्टी ने 1303 में रानी पद्मावती, 1535 में रानी कर्णावती और 1568 में रानी फूल कंवर के नेतृत्व में 3 बड़े और भीषण जौहर देखे हैं। तो वैसे ये जो जगह आप देख रहे हैं जौहर स्थल है, यहाँ पे रानियों ने
जौहर किया था। आप देख सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कब और किसकी वजह से कितनी बार यहाँ जौहर हुआ है। यहाँ टोटल 3 बार जौहर किया था रानियों ने। यहाँ पर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं मंदिर में। यहाँ पे आपको बाजू में ही टेम्पल देखने को मिल जाएगा महादेव का। चलते हैं महादेव के दर्शन करते हैं, उसके बाद नीचे चलेंगे गोमुख कुंड में। सो गाइस ये है मंदिर जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जानते हैं मूर्तियाँ बनी हुई। चलिए अंदर दर्शन करते हैं। हमने मंदिर में दर्शन कर लिया और अब यहाँ से चलते हैं नीचे गोमुख कुंड की तरफ, क्योंकि आप देख सकते हैं ये रहा हमारा सामने। अपने इसी में उसको सबसे ज़्यादा देखा होगा। समाधेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम सीढ़ियों से नीचे आ गए हैं चित्तौड़गढ़ किले के सबसे ठंडे और सुकून देने वाले हिस्से में। जगह की शांति और प्राकृतिक सुंदरता सच में शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। का मेन एंट्री गेट, वो हम जो गए थे वो पीछे नीचे जाने के लिए। यहाँ से आप मंदिर के पास जा सकते हैं। महादेव का मंदिर है नीचे। चलिए चलते हैं। दोस्तों चट्टान को तराश कर बनाए गए इस गाय के मुख से यहाँ लगातार साल के 365 दिन पवित्र जल गिरता रहता है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि यह पानी जमीन के अंदर से कहां से आता है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। गोमुख कुंड में भी दर्शन कर लिए महादेव के। सारी जगह कवर कर ली। अब चलते हैं आगे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं जयमल पट्टा पैलेस। चलते हैं यहाँ पे घूमते हैं और उसके बाद कालिका माता का मंदिर है, वहाँ पे भी दर्शन करेंगे। और जयमल पट्टा के अंदर ही और भी 2 जगह है, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। चलिए वीडियो तो गाइस ये है जयमल पट्टा का एंट्रेंस गेट। चलते हैं अंदर हम और आपको दिखाते हैं। के अंदर ही मंदिर है, कंकाली माता का मंदिर है। चलिए चलते हैं। गोमुख कुंड की शांति के बाद दोस्तों हमारे सामने है जयमल पट्टा में खंडहर। 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर अपना सबसे बड़ा भयानक हमला किया था, तब महाराणा उदय सिंह जी के आदेश पर राव जयमल और 16 साल के वीर पट्टा सिसोदिया ने ही किले की रक्षा का जिम्मा संभाला था। यह महल भले ही आज टूट चुकी, लेकिन यहाँ की हवाओं में आज भी उन वीरों की तलवारों की खनक और उनकी बहादुरी की महक जिंदा है। तो हमने यहाँ भी घूम लिया और अब चलेंगे कालिका माता टेम्पल, जो कि थोड़ी दूरी पे है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं कालिका माता टेम्पल, लोग देख सकते हैं ये रहा। तो चलते हैं मंदिर में ऊपर दर्शन करते हैं और आपको भी करवाएंगे अगर अलाउ रहा तो। जयमल पट्टा महल के ठीक सामने स्थित है चित्तौड़गढ़ किले का सबसे प्राचीन और शुद्ध स्थान कालिका माता मंदिर। आपको जानकर हैरानी होगी कि 8वीं शताब्दी में जब इस मंदिर को बप्पा रावल ने बनवाया था, तब यह एक सूर्य मंदिर था। बाद में 14वीं शताब्दी में यहाँ मां काली की मूर्ति स्थापित की गई। आज भी आप इस मंदिर के खंभों और दरवाजों पर सूर्य देव की प्राचीन और बारीक नक्काशी देख सकते हैं। सो गाइस फाइनली हमने मंदिर में दर्शन कर लिया कालिका माता टेम्पल में, और अब यहाँ से निकलते हैं आगे पद्मिनी महल की तरफ। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं पद्मिनी महल। सो गाइस ये है रानी पद्मिनी महल। चलते हैं अंदर हम, यहाँ से एंट्री मिल जाती है। तो अंदर चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे भी आपका टिकट चेक होगा, तो अपना टिकट निकाल के रखें और अब चलते हैं महल में। देखिए आप, ये पद्मिनी महल जहाँ रानी पद्मावती रहती थी।
तो अब हम आज पहुंचे हैं चित्तौड़गढ़ की उस जगह पर जिसकी सुंदरता के चर्चे सुनकर दिल्ली का सुल्तान भी यहाँ खींचा चला आया था। कहा जाता है कि यही वह महल है जहाँ अलाउद्दीन खिलजी को महारानी पद्मिनी की एक झलक दिखाई गई थी। सो गाइस ये है जल महल जाने का रास्ता, जहाँ से रानी पद्मावती गर्मियों में अपने जल महल के अंदर जाती थी बोट से। यहाँ से इधर चलते हैं जिससे यहाँ से आपको जल महल दिखेगा। ये जगह जो है आपको पद्मावती फिल्म में दिखा होगा, जहाँ से ये जल महल दिखता है। दोस्तों पानी के बीचों बीच कमल के फूल की तरह खिला हुआ यह है महारानी पद्मिनी का महल। ये जगह पे जाना बाकी है, वहाँ पे भी चल के आता है। एक तरफ उस महल की अद्भुत वास्तुकला है और दूसरी तरफ इससे जुड़ा वो इतिहास जिसने पूरे मेवाड़ की किस्मत बदल दी थी। आज जब हम इस महल को देखते हैं तो यहाँ का शांत पानी और खूबसूरत बागान मन को मोह लेता है, लेकिन इस पानी की गहराइयों में मेवाड़ के स्वाभिमान और बलिदान का वो इतिहास छुपा है जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। वैसे हमने पद्मिनी पैलेस घूम लिया और अब यहाँ से चलेंगे खत्तम पैलेस, और उसके आगे भी 2-3 जगह हैं तो वहाँ पर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सो गाइस ये है खत्तम पैलेस, और मुझे लगता है यहाँ जाना अलाउ नहीं है क्योंकि उसका कोई रास्ता नहीं दिखा है। और इधर है हमारा गोरा बादल पैलेस, चलते हैं यहाँ पे। यहाँ से लोग आ रहे हैं तो वहाँ पे अपने चल सकते हैं। तो गाइस पद्मिनी महल और खत्तम पैलेस और ये गोरा बादल पैलेस, तो तीनों आसपास में है, तो आप किसी भी पद्मिनी महल के सामने पार्किंग में गाड़ी लगा करके और इन सभी जगहों को पैदल एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो गाइस ये हम जा रहे हैं गोरा बादल पैलेस। देखते हैं आप लोग पूरी तरह से खंडर हो चुका है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से रावल रतन सिंह जी को बंदी बना लिया था, तब मेवाड़ के स्वाभिमान को बचाने की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों वीरों ने उठाई थी। गोरा और बादल ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने पालकियों में राजपूतानियों की जगह 700 हथियारबंद राजपूत योद्धाओं को दिल्ली के कैंप में भेजा और अपने राजा को दुश्मन के चंगुल से सुरक्षित निकाल लिया। तो गाइस अभी आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, जो कि आपने चित्तौड़गढ़ के ब्लॉग में देखा भी होगा अक्सर। एक पहाड़ जो कि इंसान जैसा है, सोता हुआ इंसान, एकदम वैसा ही दिखाई देता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बैक करके। गाइस ये देखिए, ये सिर है, ये पेट और इधर ये पैर है। एक सोते हुए इंसान के शेप का ये पहाड़ है पूरा। अभी हम पहुंच चुके हैं भीमलत कुंड के पास। आप लोग देख सकते हैं, ये जो पीछे है मेरे, ये पूरा भीमलत कुंड है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे महाभारत काल में भीम ने अपना पैर मारा था, पटका था, जिससे पानी निकल आया था। तब से यह भीमलत कुंड के नाम से जाना जाने लगा। भीमलत का मतलब ही है भीम की लात। किले की ऊंची दीवारों के बीच मौजूद यह शांत पानी और यहाँ का नज़ारा सच में मन को एक अलग ही सुकून देता है। तो भाई भीमलत कुंड हमने देख लिया और अब यहाँ से चलने वाले हैं हम त्रिमुखी शिव मंदिर के पास। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाता हूँ। तो भाई ये है त्रिमुखी शिव मंदिर, चलते हैं अंदर, अब दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। कुंड के नज़ारों के बाद अब हम एक ऐसे प्राचीन मंदिर में हैं जिसे त्रिमुखी शिव मंदिर या अद्भुत नाथ जी का मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर किले के मुख्य रास्तों से थोड़ा अलग है, इसलिए बहुत से पर्यटक यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। आप देख सकते हैं कि इसका ऊपरी हिस्सा अधूरा है, जो कि पुराने समय में हुए हमलों और संघर्ष का सबूत है। लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह के अंदर जाते हैं तो भगवान शिव की एक बेहद दुर्लभ त्रिमुखी मूर्ति के दर्शन होते हैं। यह मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के एक साथ होने का एहसास कराती है। यहाँ की शांति और इस मूर्ति की भव्यता सच में अद्भुत है।
वैसे हमने त्रिमुखी महादेव मंदिर में भी दर्शन कर लिया और अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं सूरज पोल, जो कि त्रिमुखी शिव मंदिर से थोड़ा ही आगे है। देख सकते हैं आप लोग। चलते हैं यहाँ पे। त्रिमुखी शिव मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ के पूर्वी दरवाजे पर, जिसे सूरज पोल कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि हर सुबह भगवान सूर्य की सबसे पहली किरणें इसी दरवाजे को रोशनी करती हैं। दोस्तों, यहाँ से नीचे के मैदानी इलाकों का जो नज़ारा दिखता है वो सच में मन मोह लेने वाला है। किले की प्राचीर पर खड़े होकर यहाँ की ठंडी हवा को महसूस करना अपने आप में ही एक अलग सुकून देता है। ऐसे हमने सूरज पोल भी घूम लिया और अब चलते हैं आगे और भी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। ऐसे अभी हम पहुंच चुके हैं कीर्ति स्तंभ, जो कि आप देख सकते हैं। ये सामने चलते हैं अंदर, आपको दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं। सूरज पोल से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद है यह शानदार इमारत कीर्ति स्तंभ। बहुत से लोग इसे विजय स्तंभ समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन दोस्तों यह विजय स्तंभ से भी पुराना है। 12वीं शताब्दी में एक जैन व्यापारी जीजाजी राठौर ने इसे बनवाया था। 22 मीटर ऊंचा यह स्तंभ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी को समर्पित है। अगर आप इसे पास से देखते हैं तो इसकी 7 मंजिलों पर जैन तीर्थंकरों की अनगिनत और बेहद बारीक मूर्तियां उकेरी गई हैं। तो गाइस हमने जैन कीर्ति स्तंभ भी देख लिया और अभी एक चीज़ और बचा है, रतन सिंह पैलेस। चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये है रतन सिंह पैलेस का रास्ता। गाइस हम पहुँच चुके हैं रतन सिंह पैलेस और चलते हैं अंदर। यह है किला और यह है इसका गेट। किले की ऊंची दीवारों और ऐतिहासिक दरवाजों के बाद अब हम पहुंच चुके हैं एक बेहद खूबसूरत और शांत जगह पर। वैसे हमने एंट्री ले ली और ये देखिए पैलेस, क्या गजब का है। चलिए आपको पूरा व्यवस्थित दिखाते हैं। रत्नेश्वर तालाब के ठीक किनारे बसा यह महल अपनी सुंदरता और बेहतरीन वास्तुकला के लिए जाना जाता है। पानी के किनारे बैठकर इस महल के झरोखों को निहारना और यहाँ चलने वाली ठंडी हवाएं सफर की सारी थकान मिटा देती हैं। इस शानदार महल को 16वीं शताब्दी महाराणा रतन सिंह द्वितीय ने बनवाया था। जब आप इसके मुख्य द्वार से अंदर आते हैं तो आपको एक बहुत ही बड़ा और सुंदर प्रांगण देखने को मिलता है। इसके साथ ही महल के अंदर रत्नेश्वर महादेव का एक बहुत ही प्राचीन और सिद्ध शिव मंदिर है। तो गाइस ये हमने रतन सिंह पैलेस से पूरा घूम लिया और अब कोई भी जगह बची नहीं है घूमने के लिए। बाकी देखते, टाइम तो हमारे पास बहुत है, अभी 6 बज रहे हैं। लगभग हमको ये सारी जगह कवर करने में लगे हैं। 11 बजे से शुरू किए थे, 8 घंटे लगे हैं। 8 घंटे हमने ये सारी जगह कवर की हुई है। और अब देखते हैं, नाइट में भी थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग देखेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे नीचे। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज के ब्लॉग में हमने चित्तौड़गढ़ के किले के लगभग सारे जगहों को कवर किया है और साथ में सवारिया सेठ मंदिर भी घूमे। इस तरह से हमने ये सारी जगह यहाँ की कवर कर ली है और जो भी हमारा कॉस्ट आया है लगभग 2000 रुपये का खर्चा आया है, जिसमें हमारा 500 रुपये ट्रेन का यहाँ से अहमदाबाद से यहाँ तक आने जाने का हो गया था और उसके बाद फिर 300 रुपये का हमने रिटेनिंग रूम लिया था और 400 रुपये एक्टिवा का रेंट हुआ था और 350 रुपये हमारे पेट्रोल डलवाया था। और बाकी खाने पीने में आप 500 रुपये मान लीजिए चला गया। खाने पीने में 500 नहीं, बाकी प्रसाद वसाद लिए इस तरह से 500 रुपये चले गए। तो इस तरह से हमारा टोटल 2000 का बजट आया था। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक और नई जगह के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्दी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।